लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। और सारे एक्सपेरिमेंट के बाद हमने ये देखा था कि जो करेक्ट इक्वेशन आएगा आपका किसका, फोटोसिंथेसिस का, वो क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आप, 6CO2 + 12H2O किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट चाहिए, और इसके यहाँ पे क्या चाहिए दूसरा आपका, क्लोरोफिल, है ना। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, C6H12O6 + 6H2O + 6O2, है ना। ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाता है, यह ग्लूकोज है जो फूड के फॉर्म में प्रिपेयर करा है प्लांट ने अपने लिए, ठीक है। तो देखो आप, ये आपका एक बैलेंस इक्वेशन है। यहीं आपको जब बोला जाए कि यू हैव टू राइट द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, यू हैव टू राइट दिस इक्वेशन ओनली, ठीक है। यही आपका बैलेंस इक्वेशन, यही आपको लिखना है। अब इसमें देखो एक दो बातें नीचे लिखी हुई है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एज सबस्ट्रेट आर यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन, है ना। यहाँ देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स वाटर यूज हुए हैं इस इक्वेशन में, कितने मॉलिक्यूल्स है, 12 मॉलिक्यूल्स, है ना। तो ऐसा क्यों है, देखो नीचे आंसर दिया हुआ है इसका, टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, है ना। अभी ये पढ़ेंगे, यह चीज़ जो ये लाइन है ना, आप अभी आने वाले आप लेक्चर में समझ जाओगे बहुत बेहतरीन तरीके से कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें एक कैल्विन साइकिल पढ़ने वाले इसी चैप्टर में अपन, कौन सा साइकिल, कैल्विन साइकिल, ठीक है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमको 6 टर्न्स चलाना पड़ता है कैल्विन साइकिल का, है ना। मतलब 6 बार आपका कैल्विन साइकिल कंप्लीट होगा, तब जाके 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनता है। क्योंकि देखो ग्लूकोज में देखो तो कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, मतलब हर कैल्विन साइकिल में ना एक कार्बन का फिक्सेशन होता है। तो 6 कार्बन को फिक्स करने के लिए कितनी बार चलाना होगा कैल्विन साइकिल को, 6 टाइम्स, है ना। तो 6 टाइम्स जब कार्बन साइकिल कंप्लीट होता है, तब जाके आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। पर कैल्विन साइकिल देयर इज अ नीड ऑफ 2 NADPH, एंड टू फुलफिल दिस नीड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O स्प्लिट्स, है ना। और पर कैल्विन साइकिल आपको 2 NADPH की जरूरत होती है। कितने की, देखो बहुत सिंपल है। 6 कैल्विन साइकिल जब चलेगा तो 1 मॉलिक्यूल आपको मिलेगा किसका, जल्दी बताओ, ग्लूकोज का, ठीक है। 6 कैल्विन साइकिल में अब देखो, पर कैल्विन साइकिल हमें कितने NADPH की जरूरत है, बताओ। और कैल्विन साइकिल कितने NADPH चाहिए, 2, है ना। तो इसका मतलब 6 के लिए कितने चाहिए होगा, जल्दी बताओ, 12, है ना। और एक आपका देखो, एंड टू फुलफिल दिस नीड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O स्प्लिट्स, है ना। और 2 NADPH के लिए 2 H2O टूटता है। तो 12 NADPH के लिए कितने H2O टूटेंगे, जल्दी बताओ, 12, है कि नहीं। 2 के लिए 2 टूटता है, तो 12 के लिए कितने टूटेंगे, 12। तो इसीलिए आपका इस इक्वेशन में 12H2O का रिक्वायर्ड होता है टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, है ना। इस इक्वेशन को आप याद रखोगे, और ये जो डेटा है इसको याद रखो। अभी ये धीरे धीरे अपन देखेंगे ही पूरा, है ना। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, आप देखोगे धीरे धीरे। अभी ये सारा इक्वेशन अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ पे कितने ATP NADPH क्या क्या यूज होता है, सब देखेंगे अब, ठीक है। चलो, लेकिन इसको डेटा को आप याद कर लोगे। पर कैल्विन साइकिल 2 NADPH चाहिए, है ना। और पर NADPH हमें एक मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O को स्प्लिट करना होता है। अब ऑब्वियस सा क्वेश्चन आ गया आपका कि जो हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, वह प्लांट में कहाँ अकर होता है, मतलब कहाँ पे फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो क्या है, क्लोरोप्लास्ट, है ना। Photosynthesis does take place in the green leaf of plants, but it does so also in other green parts of the plant. मतलब मेनली लीफ में आपका फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे ग्रीन पार्ट में नहीं होगा। दूसरे ग्रीन पार्ट्स में भी फोटोसिंथेसिस होते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है आपका, ठीक है। उसके बाद देखो, देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लियर कट क्या है आपका, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब सबका काम क्या है, बटा हुआ है। आप देखोगे अभी जब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट में, कल भी बताया था आपको, तो क्लोरोप्लास्ट में आप क्या देखोगे कि कल बताया था, देखो जो पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस है, वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है जाके आपका, है ना, 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक को क्या बोलते हैं अपन, लाइट रिएक्शन, दूसरे को क्या बोलते हैं अपन, डार्क रिएक्शन, ठीक है। एक को लाइट रिएक्शन बोलेंगे, एक को डार्क रिएक्शन। मतलब
इस रिएक्शन को कैरी करने के लिए सनलाइट बिल्कुल जरूरी है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, लाइट रिएक्शन। उधर क्या बोला हुआ है आपका, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अगर सनलाइट नहीं भी हो तो भी यह रिएक्शन कैरी आउट होगा। कौन आपका, डार्क रिएक्शन। इसका मतलब यह नहीं है कि इसको अंधेरा चाहिए इस रिएक्शन को कैरी करने के लिए, इसका मतलब यह होता है कि डार्क रिएक्शन को लाइट की जरूरत नहीं है, लाइट होगा तो भी होगा, नहीं होगा तो भी ये रिएक्शन चलता रहेगा। कौन वाला, जल्दी बताओ, डार्क रिएक्शन। लेकिन लाइट रिएक्शन को करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए, है ना, सनलाइट चाहिए या दूसरे लाइट के सोर्स चाहिए होंगे। अब लाइट रिएक्शन, क्लोरोप्लास्ट का आपको स्ट्रक्चर कल भी बताया था मैंने, है ना, कल आपने देखा था। इसके मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रोमा, है ना। और इसी में टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रैनम। याद है ना। देखो, लाइट रिएक्शन हमेशा कहाँ होता है आपका, थाइलाकॉइड या ग्रैनम में। लाइट रिएक्शन कहाँ होगा आपका, थाइलाकॉइड्स या ग्रैनम में, क्योंकि थाइलाकॉइड्स में ही आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। तो लाइट रिएक्शन का साइट कोई पूछे कि क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन कहाँ होता है तो क्या बोलोगे, ग्रैनम में। कहाँ होता है भाई, ग्रैनम। और ग्रैनम मतलब बोल सकते हैं स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स, बोलो हाँ ना। हाँ ठीक है। उसके बाद देखो, जो डार्क रिएक्शन का साइट है आपका वह होता है स्ट्रोमा। कौन है आपका, स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन इस मैट्रिक्स के अंदर होता है, किस मैट्रिक्स के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शन में होता क्या है, देखो, लाइट रिएक्शन का जो पर्पस है ना, अपन लाइट रिएक्शन में हम एटीपी और एनएडीपीएच बनाते हैं। क्या बनाते हैं जल्दी बताओ, एटीपी एंड एनएडी। लाइट रिएक्शन का पर्पस यही है। लाइट रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्शन होगा जल्दी बताओ, एटीपी प्लस एनएडीएच, है ना। एटीपी क्या करेगा, सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करेगा, और एनएडीएच क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा। किसके जैसा जल्दी बताओ, रिड्यूसिंग पावर। एनएडीएच किसका काम करेगा, बोलो, रिड्यूसिंग पावर का। देखो ना एनएडीएच लगा हुआ है, तो रिड्यूसिंग पावर का काम करेगा, मतलब रिडक्शन करवाने का काम करेगा। तो लाइट रिएक्शन में यही दो चीज बनता है, एटीपी और एनएडीएच, है ना। मेन जो रिएक्शन होता है यहाँ पे होता है, यहाँ पे हम CO2 का क्या करते हैं, रिडक्शन करके इसको क्या बना देते हैं, ग्लूकोज। डार्क रिएक्शन मतलब मेन जो शुगर सिंथेसिस है, मेन जो ग्लूकोज बनता है किस प्रोसेस में बनता है जल्दी बताओ, डार्क रिएक्शन में। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं डार्क रिएक्शन में CO2 का फिक्सेशन होता है। क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन या रिडक्शन, और यह क्या बना लेता है, ग्लूकोज। तो देखो, इस प्रोसेस को कैरी करने के लिए CO2 से हमें क्या बनाना है, ग्लूकोज। तो किस रिएक्शन में बनेगा, डार्क रिएक्शन में, ठीक है। इस प्रोसेस को कैरी करने के लिए एटीपी चाहिए होता है, और रिडक्शन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट भी चाहिए होता है। यह दोनों को यूज करेगा कौन सा रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। इसलिए लाइट रिएक्शन पहले होगा, लाइट रिएक्शन में हम एटीपी और एनएडीएच बना लेंगे, उसी एटीपी एनएडीएच का यूज करेगा कौन आपका, डार्क रिएक्शन, टू प्रोड्यूस ग्लूकोज फ्रॉम। क्लियर है, बोलो हाँ। तो साइट आप याद रखोगे कहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है और कहाँ पे डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखो, कैन यू नेम सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन लीव्स वेयर फोटोसिंथेसिस में अकर, है ना। तो सेपल्स, हर्बेसियस जो हर्ब्स प्लांट होते हैं उसके स्टेम, एंड अनराइप ग्रीन फ्रूट, जो आपका ग्रीन चिली है, ग्रीन टमाटो है, उन सब जगहों पे भी क्या हो सकता है आपका, फोटोसिंथेसिस हो सकता है। लेकिन मेनली फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, लीफ में। क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता ही दिया था आपको। क्लोरोप्लास्ट में दो टाइप के सिस्टम आपको बोल रहा है, एक मेम्ब्रेनस सिस्टम, और एक कौन सा सिस्टम बोल रहा है जल्दी बताओ, फ्लूइड सिस्टम, है ना। मेम्ब्रेनस कौन हो गया आपका, ये बात कर रहा है ग्रैनम की, बात कर रहा है थाइलाकॉइड की, है ना, बात कर रहा है स्ट्रोमा लैमिले की, ठीक है। तो उस सब में मेम्ब्रेन होता है, आपने पढ़ा हुआ, थाइलाकॉइड में मेम्ब्रेन होता है, ग्रैनम का तो होगा ही क्योंकि वो थाइलाकॉइड से ही बना हुआ है। स्ट्रोमा लैमिले कौन सा स्ट्रक्चर है, जो दो ग्रैनम को कनेक्ट करता है, तो उसका भी मेम्ब्रेन होता है, तो इसलिए उसको बोल दिया कि क्लोरोप्लास्ट दो पार्ट में बटा हुआ है, एक मेम्ब्रेनस सिस्टम और दूसरा आपका फ्लूइड स्ट्रोमा। यही पढ़ते हैं ना। तो उधर क्या है, मेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या आएगा, दो चीज आएगा आपका, ग्रैना लैमिले, और दूसरा क्या है आपका, स्ट्रोमा लैमिले। ग्रैना लैमिले किसके बारे में बोल रहा है, इसको सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं अपन, ग्रैना। ग्रैना लैमिले क्या बोलेंगे इसको जल्दी बताओ, ग्रैना, और दूसरा क्या आपका, स्ट्रोमा लैमिले, है ना। अब देखो क्या लिखा है, ये जो काम है आपका ग्रैना में, अभी बता दिया आपको कि ग्रैना में ही कौन सा रिएक्शन होगा जल्दी बताओ,
कौन सा? लाइट रिएक्शन, क्योंकि ग्राना में ही थाइलाकॉइड्स है और उसी के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो सनलाइट को ट्रैप कौन करेगा? ग्राना करेगा कि स्ट्रोमा करेगा? ग्राना करेगा, है ना। तो वही लिखा हुआ है, रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। पहले ही बता दिया, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ग्राना में होता है, और यहाँ पे एटीपी बनता है और दूसरा क्या बनता है आपका? एनएडीपीएच। दिस इज डायरेक्टली लाइट ड्रिवेन एंड कॉल्ड लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होगा? ग्राना में। स्ट्रोमा में क्या होगा? बता ही दिया, यहाँ पे सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगे और उसी एटीपी और एनएडीपीएच का यूज करके अपन CO2 को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? ग्लूकोज। ठीक है, तो वही लिख रहा हुआ है, एंजाइमेटिक रिएक्शन इनकॉर्पोरेट CO2 into the plant leading to the synthesis of sugar which in turn forms starch। पहले शुगर बनेगा और शुगर किस फॉर्म में आपका स्टोर हो जाएगा? जल्दी बताओ। स्टार्च के। ठीक है, दिस इज नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवेन, इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा लाइट की जरूरत नहीं होती है, बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन एटीपी एंड एनएडीपीएच एंड आर कॉल्ड बाय कन्वेंशन एज डार्क रिएक्शन। पहले ही बता दिया, इसमें लाइट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यह किसका प्रोडक्ट यूज करता है अपने प्रोसेस को कैरी करने के लिए? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। क्लियर है? इसीलिए मिसनॉमर है। मिसनॉमर मतलब हम गलती से इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको लाइट नहीं चाहिए, लेकिन अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो डार्क रिएक्शन हो पाएगा क्या? क्योंकि डार्क रिएक्शन को करने के लिए क्या चाहिए? एटीपी और एनएडीपीएच, जो किसका प्रोडक्ट है? लाइट रिएक्शन। क्लियर है? यहाँ देखो, यही दिखा रहा है आपको, सन आया, सनलाइट है ना, सनलाइट से क्या हो गया आपका? ग्रैनम में वो आके आपका क्या होगा? उसको अपन ये करेंगे, एब्जॉर्ब करेगा। ये सारा प्रोसेस अपन जब मैं बता दूंगा तब आपको समझ में आएगा, अभी पूरे प्रोसेस को खत्म होने दो। ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट अगला टॉपिक आपका, कि क्लोरोप्लास्ट अलग अलग तरीके से खुद को अलाइन कर सकता है, मतलब खुद को प्लेस कर सकता है ना। तो देखते हैं डिफरेंट अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कैसा कैसा क्लोरोप्लास्ट का अलाइनमेंट होता है। Usually the chloroplast align themselves along the walls of the mesophyll cells such that they get the optimum quantity of incident light। देखो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? इसको क्या चाहिए भाई? लाइट को ट्रैप करना है। तो ये अपने आप को ऐसे अलाइन करके रखना चाहता है कि मैक्सिमम सनलाइट इसके ऊपर आए, ताकि ये उसको ट्रैप कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो देखो, मेसोफिल सेल्स याद है ना सबको? मेसोफिल सेल्स कहाँ मिलता है? लीफ, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और बीच में जो भी सेल्स है इसको क्या बोलेंगे? मीजोफिल। क्या बोलेंगे? मीजोफिल सेल्स। तो जो क्लोरोप्लास्ट है ना, अपने आप को ये मीजोफिल सेल्स के वॉल के पास रखता है एकदम। इसके पास, जल्दी बताओ। वॉल के पास, ताकि मैक्सिमम सनलाइट इसको मिल सके, है ना। मीजोफिल के सेल्स के वॉल के पास आपका क्लोरोप्लास्ट का अलाइनमेंट होता है, ताकि उसको मैक्सिमम क्या मिल सके? सनलाइट। तो देखो, अलग अलग टाइप से अलाइनमेंट क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का, वह देखते हैं। कंडीशंस देखो, अगर बहुत ज़्यादा लाइट का इंटेंसिटी है बाहर में, क्या है आपका? हाई लाइट इंटेंसिटी, तो क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट कैसा होगा? पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट और लैटरल वॉल्स, जिसको बोलते हैं अपन पैरास्ट्रॉफी, है ना। मतलब अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो क्लोरोप्लास्ट अपने आप को मेसोफिल्स के सेल कैसे अलाइन कर लेगा? पैरेलल, ये पूरा पैरेलल। बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ। जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट के क्या कर लेगा? अपने आप को पैरेलल कर लेगा। ठीक है, दूसरा देखो, लो लाइट इंटेंसिटी, अगर लाइट बाहर में बहुत कम है तो परपेंडिकुलर टू दो, अगर लाइट कम है तो अपने आप को कैसे अलाइन कर लेगा क्लोरोप्लास्ट? ये मान लो क्लोरोप्लास्ट है, कैसे अलाइन कर लेगा? लाइट के परपेंडिकुलर। ये लाइट है और ये मान लो क्लोरोप्लास्ट है, तो अपने आप को कैसे अलाइन कर लेगा? जल्दी बताओ। लाइट के परपेंडिकुलर। अगर मॉडरेट है, ना ज़्यादा है ना कम है, तब रैंडम, तब कैसा भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, रैंडम अरेंजमेंट होता है। और सबका नाम दिया गया है, जब पैरेलली हो इंसिडेंट लाइट के, इंसिडेंट लाइट है और उसके पैरेलल है, अगर तो पैरेलल है तो क्या बोल देते हैं? पैरास्ट्रॉफी। परपेंडिकुलर है तो क्या बोल देते हैं? एपिस्ट्रॉफी। और रैंडम हो, पैरेलल हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, तो क्या बोल देते हैं इसको? जल्दी बताओ। एपोस्ट्रॉफी। बात समझ में आई है? यहाँ दिखा रहा है आपको, देखो दिख रहा है आपको, हाई लाइट इंटेंसिटी है तो अपने आप को कैसे कर लेगा? लाइट इंटेंसिटी के कैसे कर लेगा? जल्दी बताओ। पैरेलल। इसको क्या बोलेंगे? पैरास्ट्रॉफी। लो लाइट इंटेंसिटी है तो अपने आप को कैसे अरेंज कर लिया? देखो तो, उसके कैसे? परपेंडिकुलर। दिख रहा है? यह वाला आपको दिख रहा है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे देखो,
लाइट इंटेंसिटी ऐसे है, ये भी अपने आप को उसके पैरेलल कर लिया कि नहीं, जल्दी बताओ। तो इसको बोलेंगे पैरास्ट्रॉफी। लो लाइट इंटेंसिटी है तो लाइट ऐसे आ रहा है, इसने अपने आप को ऐसे कर लिया, तो कैसा हो गया ये, परपेंडिकुलर, है ना। और मॉडरेट है तो देखो रैंडम है। क्लियर है, चलो आगे देखो। When do you think the chloroplasts will be aligned with their flat surface parallel to the walls? अभी आपने देखा कि अंदर हाई लाइट कंडीशंस, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, पैरास्ट्रॉफी। ये आपने देखा अभी, उसी से क्वेश्चन पूछा। हाउ मेनी पिगमेंट्स, अब यहाँ से मेन आपका टॉपिक शुरू होता है कि हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से पिगमेंट्स काम करता है, ठीक है। लीफ पिगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एनी ग्रीन प्लांट थ्रू पेपर क्रोमैटोग्राफी। अगर आपको लीफ में पिगमेंट को देखना है तो लीफ से पिगमेंट आप सेपरेट कर सकते हो, उसके लिए एक मेथड है, उस मेथड को क्या बोलते हैं अपन, जल्दी बताओ, पेपर क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। ऐसे मान लो कोई आपको बोला कि भाई एक लीफ है, इस लीफ में कौन कौन से पिगमेंट है यह हमें पता करना है, तो लीफ पिगमेंट्स को हम यहाँ से लीफ से सेपरेट कर सकते हैं, है ना, बाय अ मेथड कॉल्ड एज पेपर क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। कैसे कर सकते हैं जल्दी बताओ, पेपर क्रोमैटोग्राफी से। एंड द पिक्चर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड क्रोमैटोग्राम, ठीक है। और जो भी पिक्चर आप निकालोगे उसे, उसको क्या बोलेंगे अपन, क्रोमैटोग्राम बोलेंगे। क्लियर है। तो देखो क्या हुआ, हमने एक लीफ लिया, लीफ से सारे पिगमेंट को सेपरेट करना है, एक पेपर आता है, उस पेपर पे जाके उस लीफ को ऐसे चिपका दो। लीफ को जैसे ही चिपकाओगे सारा पिगमेंट आपके कहाँ आ जाएगा, उस पेपर पे। जो पेपर के ऊपर डायग्राम आपका बनेगा उसी को क्या बोलेंगे अपन, क्रोमैटोग्राम। क्लियर है, जल्दी बताओ। हाँ, आगे देखो, अगला बोल रहा है आपको, देखो, क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ द लीफ पिगमेंट्स शोज दैट द कलर वी सी इन द लीव्स इज नॉट ड्यू टू अ, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है, इज नॉट ड्यू टू अ सिंगल पिगमेंट बट ड्यू टू 4 पिगमेंट्स। मतलब जब हम बात करते हैं ना, किसी से पूछो कि भाई लीफ ग्रीन क्यों है, तो क्या बोलेगा, सर उसमें क्लोरोफिल है। बट जो आप लीफ के पिगमेंट को सेपरेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक लीफ का कलर किसी सिंगल पिगमेंट के कारण नहीं है, जबकि कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पिगमेंट के कारण है। बात समझ में आई। जब भी तुम क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन करोगे तो लीफ में आपको कितने पिगमेंट नजर आएंगे, कितने, 4, ना कि 1। क्लियर है, बोलो जल्दी, है ना। तो यहां देखो, पहला पिगमेंट जो सबसे मेन पिगमेंट है कौन है आपका, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए, जो किस कलर का, एनसीईआरटी के लाइन से सब, ठीक है, तो इसको एकदम आपको ऐसी तरह रट्टा मारना होगा। क्लोरोफिल ए किस कलर का दिखता है क्रोमैटोग्राम पे, ब्राइट ग्रीन, या किस कलर का दिखेगा, ब्लू ग्रीन। क्लियर है। क्लोरोफिल ए कैसा कलर देता है क्रोमैटोग्राम पे, येलो ग्रीन। कैंथोफिल कैसा देगा, येलो कलर का, और कैरोटीन का कैसा होगा, येलो ऑरेंज। इस कलर को आपको याद करना होगा, है ना। जैसे ही तुम क्रोमैटोग्राम बनाओगे यह कलर आपको दिखेगा उस पेपर के ऊपर, है ना। जहां पे दिख जाए आपको कि ब्राइट ग्रीन है, ब्लू ग्रीन है, समझ जाओ कौन सा क्लोरोफिल हो, जल्दी बताओ, क्लोरोफिल ए। जहां भी आपको येलो दिख जाए समझ जाओ कौन है वहां पे, कैंथोफिल। ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो। हाँ, उसके बाद पहले ही तुमको बताया है, याद करो 11th के शुरुआत में, कि बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ क्लोरोफिल होता है, याद है, पढ़ा था हमने, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बोलो। और क्या बोलेंगे इसको, बैक्टीरियो पुरपुरिन, ठीक है। ये बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल, प्लांट में नहीं मिलता, कहाँ मिलता है, बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। इट इज पर्पल कलर पिगमेंट, जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, या बैक्टीरियो पुरपुरिन भी बोलते हैं इसको। इट इज अ पर्पल कलर पिगमेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका याद करना, C55H74O6N4Mg, है ना। इसमें Mg आपके सेंटर में होता है। अभी अपन देखने वाले क्लोरोफिल का पूरा स्ट्रक्चर, है ना। Mg हमेशा क्लोरोफिल में कहाँ होता है, जल्दी बताओ, सेंटर में, ठीक है। और आपको ये भी बताया था Mg इसको एनर्जी देता है पूरे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को। क्लियर है। इट अकर्स इनसाइड पर्पल बैक्टीरिया, पहले ही बता दिया, यह क्लोरोफिल किसके अंदर का है भाई, बैक्टीरिया के अंदर है। और क्योंकि इसका कलर ही पर्पल कलर है, इसलिए उसी के कारण, इस पिगमेंट के कारण इस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं अपन, पर्पल बैक्टीरिया। पढ़ा है ना, सल्फर बैक्टीरिया सब पढ़ाया था मैंने। हाँ, एक्जैक्टली। बैक्टीरियो वेरिडिन देखो, और क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोबियम क्लोरोफिल, दोनों बताया हुआ है मैंने। ये ग्रीन कलर का होता है, और किस बैक्टीरिया में मिलेगा आपको, ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है। अब मेन आपका शुरू होता है टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। तो हमें आपने पहले थोड़ा सा ब्रीफ सबको पता है कि क्लोरोफिल होगा, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स, है ना। तो सबसे मेन जो फोकस करना है हमें किसके ऊपर, क्लोरोफिल के ऊपर। और क्लोरोफिल्स में बहुत सारे होते हैं, ए होता है, बी होता है, डी होता है, ई होता है,
ऊपर तुमने देख लिया बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडिन सब होता है, बट जो सबसे मेन फोकस हमारा है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। और क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट, कल बताया था मैंने कौन सा मेन पिगमेंट था आपका, क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट, है ना, एंड क्लोरोफिल बी आपके एक्सेसरी पिगमेंट है। क्लियर है, बोलो। हाँ, चलो आगे देखो। क्लोरोफिल्स में दे आर ग्रीन कलर पिगमेंट्स, ये तो बताने के लिए नहीं आपको, दे आर ग्रीन कलर पिगमेंट्स एंड अकर इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दिस पिगमेंट आर लिपिड नेचर, जहां जहां बोल दो ना कि क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है, मतलब उससे बाहर आ नहीं सकता। ठीक है, तो देखो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोफिल जो होता है आपका, उसका नेचर कैसा देखो तो लिपिड। तो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल होगा वो हमेशा किससे बना होगा, लिपिड से, इनसॉल्युबल होता है इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। 4 पॉइंट इसमें एकदम याद रखना, ये तो सबको याद रहता है। ठीक है, ये भी सबको याद है। यहाँ पे याद रखना कि क्लोरोफिल जो होता है लिपिड इन नेचर होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और सॉल्युबल होता है किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अभी बताऊंगा मैं जब सारा आपका पिगमेंट्स होगा तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन करके आता है कि ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन सा पिगमेंट इनसॉल्युबल इन वाटर है और कौन सा सॉल्युबल है। ठीक है, तो यह लाइन आपको याद रखना है कि किसमें इनसॉल्युबल है, वाटर में इनसॉल्युबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है देखो तो सॉल्युबल है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल बता दिया कि बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट हमें जो मेन पढ़ना है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो पहला क्लोरोफिल कौन स्टडी करना है हमें, क्लोरोफिल ए। इट इज ब्लूइश ग्रीन, और जो भी कलर है ना, कलर आपको याद रखना है, इट इज ब्लूइश ग्रीन और ब्राइट ग्रीन पिगमेंट विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपको रट्टा मारना है। ठीक है, क्लोरोफिल ए इज अ यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मतलब कि बाकी सारे पिगमेंट हो सकते हैं किसी प्लांट में, नहीं भी हो सकते हैं, बट जितने भी प्लांट होंगे दुनिया में, जितना भी, उसमें यह पिगमेंट तो पक्का मिलेगा। कौन सा, कौन सा, क्लोरोफिल ए। यूनिवर्सल मीन्स यह पिगमेंट बाकी क्लोरोफिल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कैरिटोनॉइड्स हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैंथोफिल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पाइकोबिलिन्स हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्लोरोफिल ए यह यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, मतलब जो भी ग्रीन प्लांट होगा इसमें ए तो जरूर होगा। कौन सा आपका, क्लोरोफिल। ठीक है, रीजन क्या है इसका देखो, प्रेजेंट इन एवरी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट कौन आपका, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में याद है ना आपको कौन होता है, साइनोबैक्टीरिया, है ना, जो करता है क्या आपका फोटोसिंथेसिस। इसमें नहीं होगा बैक्टीरिया में, लेकिन जितने भी बाकी आपके ग्रीन प्लांट्स होंगे जो भी फोटोसिंथेसिस करता होगा, पक्का उसके अंदर क्लोरोफिल ए होगा। ठीक है, आगे देखो, क्लोरोफिल ए इज अ प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, पहले ही बता दिया कि सबसे मेन पिगमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट जो पूरे फोटोसिंथेसिस में कौन है आपका, क्लोरोफिल ए। तो इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। प्राइमरी रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस which involve conversion of light energy into chemical energy ATP and NADPH is mediated by chlorophyll A molecule reaction center। देखो अभी थोड़े दिन में हम अगले लेक्चर में आप देखोगे, देखो होता क्या है, कल भी बताया था मैंने। अभी अपन देखेंगे फोटो सिस्टम, क्या देखेंगे, फोटो सिस्टम। दो टाइप के फोटो सिस्टम पढ़ोगे आप, PS1 एंड PS, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, है ना। यह डिस्कवरी के बेसिस पे नाम है, फंक्शन के बेसिस पे नहीं। हो सकता है PS2 पहले काम कर रहा हो, PS1 बाद में काम करेगा, है ना। ये डिस्कवरी के, क्योंकि ये पहले डिस्कवर हुआ तो इसके पहले क्या लगा दिया हमने 1, के बाद में डिस्कवर हुआ इसके, इसलिए इसके बाद में क्या लगा दिया हमने 2। अब देखो फोटो सिस्टम होता क्या है, जब भी आप फोटो सिस्टम को देखोगे तो देखो यहाँ पे हर फोटो सिस्टम के सेंटर में, हमेशा सेंटर में कौन सा मॉलिक्यूल होगा, जल्दी बताओ, क्लोरोफिल ए, है ना। उसके बाद इसको चारों तरफ से सराउंड करके रखेगा बाकी सारे पिगमेंट्स, और ये सारे पिगमेंट्स का नाम क्या हो सकता है, इसमें क्लोरोफिल बी भी हो सकता है, जैंथोफिल भी हो सकता है, दूसरे कैरोटीनॉइड्स भी हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं। तो क्लोरोफिल ए को अपन क्या बोलते हैं, मेन पिगमेंट। इसको क्या बोलेंगे, मेन पिगमेंट्स, और बाकी सबको क्या बोलेंगे अपन, एसेसरी पिगमेंट। वेरी गुड, ठीक है। चलो वही आपका बता रहा है कि प्राइमरी पिगमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट किसका पार्ट है आपका, रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर किसको बोलते हैं, जो मॉलिक्यूल बीचों बीच में हो, एकदम सेंटर में हो, वह रिएक्शन सेंटर बनाता है। ये अभी तुमने नहीं पढ़ा है, इसी चैप्टर में अभी नीचे पढ़ने वाले हैं, जब PS1 PS2 पढ़ाऊंगा तो ये अच्छे से आप समझ जाओगे किसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। ठीक है, आगे देखो, क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट अबंडेंट फोटो, ये सारे लाइन से याद रखना है। जितने पिगमेंट्स इस दुनिया में है,
सबसे ज़्यादा कौन दिखता है आपको, कौन है आपका, क्लोरोफिल ए है। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी में ये तो नहीं दिया हुआ है सिंथेसिस कैसे होता है, लेकिन बहुत आसान है, इसलिए देख लो। ग्लाइसिन जब किसके साथ रिएक्ट करेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के साथ, तो बनता है प्रोटो क्लोरोफिल। प्रोटो मतलब अभी ये एक्टिवेट नहीं है। यह प्रोटो क्लोरोफिल के ऊपर जब लाइट लगता है और इसका जब रिडक्शन होता है तब ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोफिल ए में। ठीक है, दूसरा किससे बना सकते हो आप, सीधा सीधा ग्लूटामिक एसिड से भी क्या बना सकते हैं अपन, जल्दी बताओ, क्लोरोफिल ए। तो सिंपल रिएक्शन है, आप कैसे क्लोरोफिल बना सकते हैं। 3 मिनरल्स आर इसेंशियल, हाँ यह फिर से नीट का क्वेश्चन आ गया आपका, इंपॉर्टेंट, जहां इंपॉर्टेंट बोल दो उसको याद करने का है ना। क्लोरोफिल बनाने के लिए 3 मिनरल्स की जरूरत होती है, मैग्नीशियम, आयरन एंड नाइट्रोजन। यह अगर ना हो तो क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं हो सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लो इसको। ठीक है, 3 मिनरल्स आर इसेंशियल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस, नेमली मैग्नीशियम, आयरन एंड नाइट्रोजन। मैग्नीशियम एंड, अभी तो देखोगे स्ट्रक्चर बताऊंगा ही आपको, अभी बताया कि मैग्नीशियम तो बिल्कुल सेंटर में ही होता है इसके, है ना। तो मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन आर स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना, मतलब ये तो दोनों क्या बनाता है, इसका स्ट्रक्चर ही बनाता है। कौन आपका, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। तो ये तीनों का जरूरी है होना, प्रेजेंट होना, अगर आपको क्लोरोफिल का सिंथेसिस करवाना है तो। लाइट इज कंपलसरी फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस इन एंजियोस्पर्म। चौथा जो रिक्वायरमेंट है, 3 तो आपने देख लिया कि 3 मिनरल्स एकदम कंपलसरी है इफ यू हैव टू सिंथेसाइज क्लोरोफिल। मैग्नीशियम, दूसरा आपका आयरन एंड तीसरा आपका नाइट्रोजन। इसके अलावा अगर ये तीनों है, अगर लाइट नहीं है तो फिर भी आपका क्लोरोफिल नहीं बनेगा। तो लाइट, मैग्नीशियम, आयरन, नाइट्रोजन कंपलसरी कंपोनेंट्स हो गए तो सिंथेसाइज क्लोरोफिल। क्लियर है, बोलो। अब आ गया अपन स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए। आपको मेनली क्लोरोफिल ए का ही स्ट्रक्चर देखना है, बाकी का नहीं देखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो क्लोरोफिल ए है आपका, इसका शेप कैसा होता है आपका, टैडपोल। टैडपोल लार्वा पढ़ाया था ना, है ना, तो टैडपोल शेप का होगा ये। अब इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं इसके स्ट्रक्चर में। पहला को बोलते हैं अपन हेड, दूसरा को बोलते हैं अपन टेल, है ना। जो हेड है उसको बोलते हैं पोरफायरिन हेड, और टेल को क्या बोलते हैं अपन, फाइटोल टेल। ठीक है, इसको अपने नोट से देखते हैं, फिर इसको मैं आपको बताता हूँ कि क्या लिखा हुआ। देखो यहाँ, चलो देखो, क्लोरोफिल हैज टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर आपका, देखो इसमें, हाँ, विथ पोरफायरिन हेड एंड फाइटोल टेल। 2 ही चीज होता है इसमें, एक हेड होगा, दूसरा टेल होगा। हेड को क्या नाम देंगे, जल्दी बताओ, पोरफायरिन हेड बोलेंगे, और टेल को क्या बोलेंगे, फाइटोल टेल बोलेंगे। ठीक है, या फाइटोल साइड चेन भी बोल सकते हो आप। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैज मैग्नीशियम एट द सेंटर। 3 बार 4 बार बोल चुका हूं अभी तक कि जब क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो सबसे सेंटर में क्या मिलेगा आपको, जल्दी बताओ, मैग्नीशियम। अब उसके स्ट्रक्चर पे आने से पहले बताया मैंने कि आपको फोकस 2 ही पे करना है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पे। तो दोनों के बीच में स्लाइट डिफरेंस है, बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखते कि क्या है, देखो यहाँ पे एक साइड में आपका लिखा हुआ है क्लोरोफिल ए, दूसरे साइड में क्या लिखा हुआ है, क्लोरोफिल बी। बस डिफरेंस क्या है देखो, दोनों को जानना जरूरी है आपको। एट पोजीशन आर, है ना, कोई भी जो मिथाइल ग्रुप होगा आपका, अल्काइल ग्रुप जिसको बोलते हो आप, है ना, एट पोजीशन आर देयर इज CH3। यहाँ पे जब आप क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके अल्काइल ग्रुप के पास क्या प्रेजेंट होगा, मिथाइल होगा, है ना, एज अ फंक्शनल ग्रुप। और इसमें क्या होगा, एट पोजीशन आर देयर इज एल्डिहाइड। तो पहला डिफरेंस आपको दिख गया कि आर पोजीशन पे, मतलब जो अल्काइल वाला पोजीशन होगा क्लोरोफिल ए में, वहां पे मिथाइल होगा, और यहाँ पे कौन होगा, जल्दी बताओ, एल्डिहाइड होगा। तो जैसे ही देख लो कि आपके क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में CHO लगा हुआ है, समझ जाओ क्लोरोफिल ए बी है, और जहां पे CH3 लगा हुआ है वो क्लोरोफिल। क्लियर है, चलिए बताओ। दूसरा, इसका कलर कैसा मिलेगा क्रोमेटोग्राम के ऊपर आपको, ब्लू ग्रीन ऑन क्रोमेटोग्राम। एनसीईआरटी के लाइंस है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यह कैसा दिखेगा, येलो ग्रीन, या कहीं कहीं पे आपको दूसरे स्टडी मटेरियल में ऑलिव ग्रीन कलर का भी दिखेगा, लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, येलो ग्रीन। क्लियर है, बोलो। अगली बात, इन रिफ्लेक्टेड लाइट इट अपीयर्स रेड। तो लाइट रिफ्लेक्ट होता है, उसमें क्लोरोफिल कैसा नजर आएगा, रेड कलर का, है ना, और वो कैसा नजर आएगा आपको, ब्राउन रेड। ठीक है, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों में डिफरेंस है, पढ़ा है ना फिजिक्स में, बताओ। रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में डिफरेंस है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में कैसा नजर आएगा, रेड, या कैसा नजर आएगा, चलिए बताओ, ब्राउन रेड। ट्रांसमिटेड लाइट में
आपको क्लोरोफिल ए नजर आएगा ब्राइट ग्रीन कलर का, और आपका जो क्लोरोफिल बी है वह आपको येलोइश ग्रीन कलर का नजर आएगा। दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड बी। मेन आपके दो डिफरेंसेस है, शुरू वाले दो, है ना। यह आपका आर पोजीशन पे यहाँ पे दिखेगा मिथाइल ग्रुप, वहाँ कौन दिखेगा, एल्डिहाइड ग्रुप, है ना। और यहाँ पे आपको क्या होगा, कलर आपका ब्लू ग्रीन, और वहाँ पे कैसा दिखेगा आपको, येलो ग्रीन। ये दो आप मेन याद रखोगे डिफरेंस। चलो अब देखते हैं अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है, ये बता ही दिया मैंने आपको। अ क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ लीफ पिगमेंट so that the color that we see in leaves is not due to a single pigment but due to 4 pigments। आपको बता दिया क्लोरोफिल बी, क्लोरोजैंथोफिल, ये आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले। पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस, पिगमेंट कौन सा सब्सटेंस होता है, किसको बोलते हैं पिगमेंट, अपन कैसे डिफाइन करोगे, पिगमेंट वह सब्सटेंस है जो किसको ट्रैप करता है, सोलर एनर्जी को, है ना। पिगमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस दैट हैव एबिलिटी टू अब्जॉर्ब लाइट एट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ। अब यही आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है किसका, क्लोरोफिल का। देखो तो सेंटर में कौन है, सेंटर में आपको दिख रहा है कौन है, मैग्नीशियम, है ना। सेंटर में मैग्नीशियम दिख रहा है आपको, और चार कॉर्नर पे कौन दिख रहा है आपको, जल्दी बताओ, नाइट्रोजन दिख रहा है, बोलो। मैग्नीशियम सेंटर में है, यहाँ देखो ना, मैग्नीशियम आपको सेंटर में दिख रहा है, और मैग्नीशियम के चार कॉर्नर पे कौन अटैच है इससे, नाइट्रोजन, है ना। और सारे नाइट्रोजन से आपका रिंग अटैच होता है, कौन अटैच होता है, रिंग। अब इस रिंग को क्या बोलते हैं, देखो आप यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, कार्बन ग्रुप आप याद रखोगे, ठीक है। हमने कार्बन का नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6, उधर है देखो यहाँ पे 7 8 एंड 9 10, ठीक है। यहाँ पे कितने रिंग आपको दिख रहे हैं, 1 2 4, कितने जल्दी बताओ टोटल रिंग, 5 रिंग है इसमें, है ना। तो 5 रिंग जो है आपका, यह हेड रीजन बनाता है आपको, इसको बोलते हैं पोरफायरिन हेड, है ना। इन सब को मिला के क्या बोलते हैं अपन, पोरफायरिन हेड। पोरफायरिन हेड में क्या क्या नजर आएगा आपको, आपको सेंटर में आएगा नजर आपको मैग्नीशियम, चार कॉर्नर पे नजर आएगा कौन आपका, जल्दी बताओ, नाइट्रोजन, और उससे जुड़े होंगे कौन आपके 5 रिंग, है ना। 5 रिंग का हमने कार्बन नेमिंग कर दिया, 1 2 3 4, यहाँ पे है आपका देखो 5 6 7 8 और 9 10 यहाँ पे जुड़ा हुआ, ठीक है। तो 5 रिंग आपका कहाँ हो गया, पहला रिंग नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग यहाँ पे है, चौथा रिंग यहाँ पे है, और पांचवा रिंग यहाँ, ठीक है। ये आइटोल रिंग होते हैं, आइटोल रिंग। अब देखो सुनो, ये जो रिंग आपका है, रिंग में आपको मेनली लोकेट किसको करना है, आर ग्रुप को। किसको लोकेट करना है अपन को, जल्दी बताओ, आर ग्रुप। आर ग्रुप हमेशा सेकेंड नंबर रिंग के कार्बन नंबर किससे जुड़ा होगा, 3। ये आपको लोकेशन हमेशा याद रखना है। जो आपका अल्काइल ग्रुप होता है, जो आर ग्रुप होता है, हमेशा कार्बन नंबर 3 पे प्रेजेंट होता है, किस रिंग के, रिंग नंबर 2, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिंग नंबर 4, रिंग नंबर 4 से ही 20 कार्बन का एक लंबा चेन आपका अटैच होता है, जिसको अपन फाइटोल साइड चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइटोल साइड चेन या फाइटोल टेल। तो अगर कोई तुमसे पूछे इसके स्ट्रक्चर को बताओ, आप आराम से बता सकते हो, इसमें कुछ है ही नहीं। मैग्नीशियम कहाँ रखोगे, जल्दी बताओ, सेंटर में। चार अटैच क्या करोगे, जल्दी बोलो, चार किसको अटैच करेंगे, नाइट्रोजन को। एक रिंग यहाँ होगा, दूसरा रिंग यहाँ होगा, तीसरा रिंग यहाँ होगा, चौथा रिंग यहाँ होगा, और पांचवा रिंग भी यहीं होगा। क्लियर है, बोलो, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग करेंगे, 1 2 इधर है, 3 4 इधर है। आर ग्रुप हमेशा किससे अटैच होगा, रिंग नंबर 2 के कार्बन नंबर 3 से, ठीक है। उसके बाद रिंग नंबर 4 पे आपके, जो रिंग नंबर 4 है आपका, यह वाला, ठीक है। इसी से 20 कार्बन लंबा, कितने कार्बन का होता है चेन एक, जल्दी बताओ, 20 कार्बन, 20 कार्बन होंगे इसमें। और इस चेन को अपन बोलते हैं टेल या फाइटोल टेल या फाइटोल साइड चेन। क्लियर है, बोलो। हाँ, एनसीईआरटी में आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, फिर भी एक मतलब आइडिया मिले कि क्या होता है, उसको आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो रिंग वाला पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये पूरा हेड है, और ये जो 20 कार्बन का नीचे आपको दिख रहा है, क्या है इसका, चलिए बताओ, ये देखो, रिंग नंबर 1 2 4 इज कॉल्ड पायरोल रिंग या फाइटोल रिंग। रिंग नंबर 5 इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटानोन रिंग। रिंग नंबर 5 को क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, साइक्लोपेंटानोन। तो रिंग का नाम आपको पता चल गया। 1 2 4 को क्या बोलेंगे, पायरोल। रिंग नंबर 5 को क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटानोन रिंग।
आगे देखो, हेड को क्या बोलेंगे? पोरफायरिन हेड या टेट्रा पायरोलिक हेड, एज देयर इज 4 पायरोल रिंग। कितने रिंग आपको नजर आ रहा है मेनली? इन 4 ही है। पांचवा जो है अलग से अटैच हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये पांचवा अलग से, जिसको हम नाम अलग दे दिया हमने, साइक्लो पेंटानोन रिंग। बाकी पहला रिंग पायरोल, दूसरा पायरोल, तीसरा पायरोल, चौथा पायरोल, और पांचवा को क्या बोलेंगे? साइक्लो पेंटानोन। ठीक है, तो 4 पायरोल रिंग है हेड रीजन में, इसलिए इसको टेट्रा पायरोल बोल दो, या तो इसको सीधे बोल दो क्या आप? पोरफायरिन हेड। क्लियर है? बोलो आगे देखो। हेड कॉल्ड फॉरफायरिन हेड, ये देख लिया आपने। नाइट्रोजन ऑफ 4 रिंग्स आर अटैच टू द सेंट्रल मैग्नीशियम। तो चारों रिंग के नाइट्रोजन है, तो चारों पायरोल रिंग है, उसके जो नाइट्रोजन है सीधे सीधे किसके कनेक्शन में है? सेंट्रल मैग्नीशियम के। क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट में क्या लिखा देखो, आर ग्रुप जो था आपका इज अटैच टू द सेकेंड रिंग एंड थर्ड कार्बन। ऊपर लिख दिया मैंने, रिंग नंबर 2 कार्बन नंबर 3 हैज आर ग्रुप। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। रिंग नंबर 2 के कार्बन नंबर 3 पे हमेशा कौन अटैच होगा? जल्दी बताओ। आर ग्रुप। क्लोरोफिल ए में भी और क्लोरोफिल बी में भी। फर्क ये है कि क्लोरोफिल ए में होगा एल्काइल, और क्लोरोफिल में क्या होगा आपका? बी में? वेरी गुड, एल्डिहाइड। ठीक है, आगे देखो। वाइट फाइटेल टेल इज अटैच टू फोर्थ रिंग। जो टेल था आपका हमेशा किस रिंग से अटैच है? रिंग नंबर 4। कितने कार्बन का है? 20 कार्बन का है ना। R इजकल टू CH3 अगर क्लोरोफिल ए होगा तो, और R इजकल टू CHO अगर क्लोरोफिल। क्लियर है? बोलो। अब देखो, तो आप रिंग की ये टेल की बात कर रहे हो, टेल में 20 कार्बन होंगे टोटल, है ना, और एक लंबा सा रिंग बनाता है, और टेल हमेशा कार्बन नंबर 7 से अटैच है ना। किससे अटैच है? कार्बन नंबर 7 से। देखो कुछ भी याद नहीं करना है, सब कुछ तो हमें इससे पता चल जा रहा है। डायग्राम हम देखेंगे और इस डायग्राम से सब कुछ बता देंगे। ये देख सकते हो आप, ये 4 आपके पायरोल रिंग है, इसका कार्बन नंबर देखो 4 पायरो, यहाँ पे नाइट्रोजन है आपके सारे रिंग के। ये देखो, पहला रिंग पायरोल रिंग, दूसरा पायरोल रिंग, तीसरा पायरोल रिंग, चौथा पायरोल, है ना। हमने नंबरिंग कर लिया। हर पायरोल रिंग के जो पॉइंटेड एंड है वहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 रिंग हो गए खत्म। जो रिंग नंबर आपका 3 है उससे एक साइक्लोपेंटानोन रिंग भी जुड़ा हुआ है, जो जिसको रिंग नंबर क्या देते थे अपन? 5। अब हमें दो ही चीज तो देखना है कि फाइटोल टेल कहाँ पे अटैच है और अल्काइल ग्रुप कहाँ पे अटैच है। तो अल्काइल ग्रुप रिंग नंबर 2 के कार्बन नंबर किस पे है? हमेशा 3 पे। और जो चेन है आपका फाइटोल टेल जो है 20 कार्बन का, वो रिंग नंबर 4 के कार्बन नंबर किस पे है? 7 पे। चलो इतना समझ में आया? चलो आगे देखो, वही मैंने लिख दिया। ये फाइटोल टेल के बारे में मैंने थोड़ा डेफिनेशन लिख दिया है कि अलोंग हाइड्रोकार्बन चेन, फाइटोल साइड चेन और टेल हैविंग 20 कार्बन एटम्स इज अटैच टू रिंग नंबर 4 कार्बन नंबर 7। फाइटोल टेल इज हाइड्रोफोबिक, मतलब लिपिड सॉल्युबल होता है, दैट अलाउ इट टू एम्बेडेड इन अ लिपिड मेम्ब्रेन। जो फाइटोल टेल है याद रखना, ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब लिपिड सॉल्युबल है। इसी कारण क्या होता है आपका, आप जानते हो क्लोरोफिल किसका बना हुआ, अभी बताया था। क्लोरोफिल किस नेचर का होता है? बोलो, जोर से बोल। किस नेचर का होता है क्लोरोफिल? अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, लिपिड नेचर का, है ना। तो इस लिपिड में यह जो टेल है आपका एम्बेडेड होता है, अंदर घुसा होता है, क्योंकि इस टेल का भी नेचर कैसा है आपका? हाइड्रोफोबिक या लिपिड सॉल्युबल। ठीक है। टेट्रापाइलोल रिंग रेस्ट आउटसाइड द लिपिड मेम्ब्रेन, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, लिपिड सॉल्युबल नहीं है। तो जो हेड होगा ना आपका, टेट्रा जो हेड वाला रीजन है, जो 4 रिंग है, वह लिपिड मेम्ब्रेन के ऊपर होगा, और जो टेल होगा वो पूरी तरह से लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर घुसा होगा। नॉट सिग्निफिकेंट, आपसे क्वेश्चन ने पूछेगा भी नहीं। ठीक है, आगे देखो। क्लोरोफिल ए इज द ओनली पिगमेंट फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट, बता ही दिया। क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, सारी बातें बता चुका हूं। क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब्स लाइट मैक्सिमली नियर बोथ एंड्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, मतलब आपको कल बताया था, याद करो, फोटोसिंथेसिस सबसे बेहतरीन किस वेवलेंथ में होता है? लाइट के किस वेवलेंथ में? रेड एंड ब्लू, है ना। और उसमें से ही पूछ ले अगर रेड और ब्लू में से भी किस में सबसे ज्यादा होता है फोटो, क्या बोलोगे? रेड में। वेरी गुड, है ना। तो क्लोरोफिल है ना,
इसीलिए तो सबसे मेन पिगमेंट है, क्योंकि ये सबसे अच्छा क्लोरोफिल है, किस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, रेड को और ब्लू को। क्लियर है? क्लोरोफिल ए ट्रांसमिट्स और रिफ्लेक्ट्स ग्रीन प्लांट, देयरफॉर दीज अपीयर टू बी ग्रीन इन प्लांट्स। आगे देखो, क्लोरोफिल बी इज एक्सेसरी पिगमेंट एंड द पार्ट ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। यह अभी बस नाम सुन लो, एलएससी का मतलब होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। आने वाले आधे घंटे में अपन, जब मैं बताऊंगा फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2, उसमें बताऊंगा आपको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, ये तो आपको पहले से पता है, क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट एंड क्लोरोफिल बी इज द एक्सेसरी पिगमेंट, है ना। और ये किसका कंपोनेंट होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का, अभी देखेंगे। सिंपल सी बात है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मतलब ये सब सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा और किसको पास करेगा, क्लोरोफिल। हाँ, इट एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ 453 नैनोमीटर एंड 642 नैनोमीटर। मतलब ये जो लाइट एब्जॉर्ब करता है उसका वेवलेंथ क्या है, 453 एंड 642 नैनोमीटर। ठीक है, चलो क्लोरोफिल ए खत्म हुआ। अब दूसरा आपका क्लोरोफिल बी। इट इज येलो ग्रीन पिगमेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख, आपने ए का भी देखा, बी का भी देखोगे। इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू क्लोरोफिल ए एक्सेप्ट इट हैज एल्डिहाइड ग्रुप इन प्लेस ऑफ क्या, इथाइल ग्रुप, है कि नहीं, बोलो। हाँ, इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू क्लोरोफिल ए एक्सेप्ट इट हैज एल्डिहाइड ग्रुप इन प्लेस ऑफ इथाइल एट थर्ड पोजिशन ऑफ सेकेंड पायरोल रिंग। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, अगला है क्लोरोफिल सी। अब बस ये सब आपके ज़्यादा सिग्निफिकेंस का नहीं, बता दिया। सबसे मेन आपका क्लोरोफिल ए और बी है। क्लोरोफिल सी क्या है आपका, क्लोरोफिल सी लैक्स फाइटोल टेल, इसमें फाइटोल टेल होता ही नहीं है। अगला क्लोरोफिल डी है, ई है, नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है, अब आगे हम कैरिटोनॉइड्स, इसको पढ़ना है। कैरिटोनॉइड्स आर येलो टू येलो ऑरेंज कलर पिगमेंट्स अकर अलोन इनसाइड क्रोमोप्लास्ट एंड अकर अलोंग विथ क्लोरोफिल्स इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरोफिल की बात खत्म हो गई। अब हमने बात शुरू किया किसका, कैरिटोनॉइड्स का। किसका शुरू किया बात हमने, कैरिटोनॉइड्स। अब देखो, सबसे पहला कलर येलो टू येलो ऑरेंज, है ना। दूसरा, जब क्रोमोप्लास्ट में यह अकेले प्रेजेंट होता है, कौन आपका, चले बताओ, कैरिटोनॉइड्स। लेकिन जब हम किसकी बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल तो होता ही होता है, क्लोरोफिल के साथ साथ कौन होता है आपका, जल्दी बताओ, कैरिटोनॉइड। क्लियर है, बोलो। तो कैरिटोनॉइड क्रोमोप्लास्ट में अकेले रहता है और क्लोरोप्लास्ट में किसके साथ रहता है, क्लोरोफिल के साथ। दीज पिगमेंट्स आर यूनिवर्सल इन अकरेंस, मतलब कि ये भी लगभग सब जगह मिलता है आपको, एक्सेप्ट यू बैक्टीरिया। ये भी सब जगह मिलेगा आपको, है ना, एक्सेप्ट यू बैक्टीरिया। और इसका नेचर याद रखोगे जो मैंने बताया था, इनसॉल्युबल इन वाटर। पहला वाला भी कैसा था आपका, इनसॉल्युबल इन वाटर क्लोरोफिल, और ये भी कैसा आपका, इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर है? केमिकली दे आर टर्पिन्स एंड कंसिडर्ड एज मोस्ट स्टेबल पिगमेंट। तो कोई पूछ ले कि सबसे ज़्यादा स्टेबल पिगमेंट कौन है, तो क्या बोलोगे, कैरिटोनॉइड्स। इसका केमिकल नेचर क्या है, किससे बना हुआ है, टर्पिन्स, जैसा उसका लिपिड था, इसका टर्पिन्स है। लाइट इज नॉट नेसेसरी फॉर दियर सिंथेसिस, क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी था, इसके सिंथेसिस के लाइट की जरूरत नहीं है। दे आर हाइड्रोकार्बन्स विथ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स, ये हाइड्रोकार्बन है जिसमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड मिलता है, नहीं भी याद करेंगे तो। क्लियर है, बोलो। तो दो ही बात याद रखना है इसमें, इसका कलर आपको याद रखना है, दूसरा आपको क्या याद रखना है, ये भी आपका यूनिवर्सल पिगमेंट है, तीसरा आपका ये भी इनसॉल्युबल है किसमें, वाटर में। आगे देखो, कैरोटीनॉइड्स दो टाइप के होगा आपका। कैरोटीनॉइड्स को हमने दो ग्रुप में बांट लिया, एक को बोलते हैं कैरोटीन्स, एक को बोलते हैं जैंथोफिल। जो पिगमेंट वाला पोर्शन है ना, उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये पिगमेंट बहुत जगह यूज होता है, प्लांट किंगडम में भी सुना तुमने, हर जगह यूज होता है। इसलिए पिगमेंट का क्लासिफिकेशन अच्छे से, अब बहुत आसान है। क्लोरोफिल ए हमने देखा, बी देखा, अब कैरोटीन्स देख रहे हैं। कैरोटीनॉइड्स का आप क्या देख रहे हैं, ग्रुपिंग देख रहे हैं, मतलब इसको हमने बांट दिया दो ग्रुप में, कैरोटीन्स एंड जैंथोफिल। मतलब जैंथोफिल और कैरोटीन्स दोनों इसी का पार्ट है, किसका, कैरोटीनॉइड्स का। अब देखो कैरोटीन्स क्या है, इसको देख ले पहले। दे आर येलो ऑरेंज, दे आर येलो ऑरेंज कलर्ड प्योरली हाइड्रोकार्बन एंड एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, C40H56 का येलो ऑरेंज कलर होगा, है ना, हाइड्रोकार्बन है। और इसका एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा है तुमने, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, है ना।
तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है आपका T40H56, है ना। यहाँ देखो, दे आर येलो कलर्ड, ये भी कैसा है आपका येलो है, वह येलो ऑरेंज था। कलर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन्स, इसमें येलो कलर तो है लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी अटैच होता है। उसका देखो आप एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला में देखो आपको T40H56 और उसके साथ कौन अटैच हो गया देखो तो ऑक्सीजन, T40H56O2, है ना। इसमें आपका एग्जैक्टली सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला है लेकिन इसमें क्या है, ऑक्सीजन भी इसके साथ अटैच है, इसलिए इसको बोलते हैं दे आर येलो कलर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग क्या, कैरोटीन्स। ठीक है, आगे देखो। अब कैरोटीन्स भी दे आर ऑफ 3 टाइप्स, कैरोटीन को भी 3 पार्ट में बांट दिया हमने। पहले हमने कैरोटीनॉइड्स को 2 पार्ट में बांटा, कैरोटीन्स एंड जैंथोफिल। डिफरेंस क्या है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, वहां पे ऑक्सीजन होता है। उसके बाद इसको 3 पार्ट में, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन एंड गामा कैरोटीन। ठीक है, बीटा कैरोटीन आर कॉमन इन प्लांट्स एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ कैरेट। कैरेट आप खाते हो ना, जल्दी बताओ। कैरेट का जो कलर होता है ना, वो कलर किस कैरोटीन के कारण होता है, बीटा कैरोटीन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्लांट में कौन सा कैरोटीन मिलता है भर भर के, तो बीटा कैरोटीन। जो आपके कैरेट का भी कलर है वो किस कैरोटीन के कारण है, बीटा कैरोटीन के। क्लियर है, मतलब सबसे मोस्ट कॉमन कैरोटीन आपका बीटा कैरोटीन है तीनों में से। इसके भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैंथोफिल के। पहला एग्जाम्पल है ल्यूटीन, है ना। इट इज कॉमन इन प्लांट्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटम कलर ऑफ लीफ। तो ऑटम सीजन में लीफ का कलर होता है ना, उसके लिए ल्यूटीन आपका रिस्पॉन्सिबल है। डायटोजैंथिन, इसको डाइनोफ्लैजिलेट्स में जो आपको मिलता है। ल्यूकोजैंथिन, ब्राउन एल्गी में जो आपको पिगमेंट मिलता है ना। तो ब्राउन एल्गी, डाइनोफ्लैजिलेट, उनमें जैंथोफिल ही मिलता है और जैंथोफिल का नाम भी दे दिया है यहाँ पे। डायटोजैंथिन किस में है, डाइनोफ्लैजिलेट में, और फ्यूकोजैंथिन किस में मिलता है आपको, ब्राउन एल्गी। क्लियर है, क्लियर है। चलो, अब आपका इंपॉर्टेंट शुरू हुआ, फंक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड्स। जो पूरा कैरोटीनॉइड हम पढ़ रहे थे उसका फंक्शन क्या है मेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दे आर एक्सेसरी पिगमेंट, ये बात तो पक्की है। क्लोरोफिल ए के अलावा जितने भी पिगमेंट होंगे सबको क्या बोलेंगे अपन, एक्सेसरी पिगमेंट बोलेंगे ना। तो दे आर एक्सेसरी पिगमेंट्स एंड मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। पहली बात, है ना। अब इसको समझते हैं कि क्या बोल रहा है। ये देखो कैसे फोटोसिंथेसिस को ज़्यादा एफिशिएंट बना देता है। ये देखो, सेंटर में कौन है आपका, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए सेंटर में है ना, बोलो, अरे बोलो भाई, हाँ कि नहीं। अगल बगल में आपके मान लेते हैं क्लोरोफिल बी है, फिर आपके कैरोटीनॉइड्स है। ठीक है, ये सब इसको घेरा हुआ है, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। अब एक बार बताओ, अभी तुमने पढ़ा कि क्लोरोफिल ए किस वेवलेंथ को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकता है, रेड एंड ब्लू। लेकिन रेड एंड ब्लू को, तो रेड एंड ब्लू वेवलेंथ को यूज करके फोटोसिंथेसिस करवा लेगा कौन, क्लोरोफिल ए। लेकिन लाइट में केवल यही 2 कंपोनेंट थोड़ी है, बहुत सारे हैं ना। देखो तो रेड को तो ले लिया ये और ब्लू को ले लिया, लेकिन उसके अलावा ही बहुत सारे वेवलेंथ है कि नहीं लाइट के, जल्दी बताओ, है कि नहीं। तो ये बाकी जो पिगमेंट है ना, ये कम ही लेकिन थोड़ा बहुत दूसरे वेवलेंथ को क्या करेगा, वेवलेंथ के एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और सारे एनर्जी को फाइनली किसको ट्रांसफर कर देगा, ये लोग, जल्दी बताओ, क्लोरोफिल ए को। तो पहले मान लो कि क्लोरोफिल ए अकेले रेड एंड ब्लू रीजन में ही करवा रहा था, लेकिन इन सब के हेल्प से सब रीजन में थोड़ा थोड़ा फोटोसिंथेसिस हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ, बोलो। तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा एफिशिएंट हो गया कि नहीं, ये जो अकेले करता उससे ज्यादा अच्छा हो गया कि नहीं, कि सब मिलके कर रहा है, तो जल्दी बताओ। बात समझ में आ रही है। या मान लो रेड एंड ब्लू में बस कर रहा था, लेकिन अब इन सब के कारण दूसरे रीजन भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ गया कि नहीं, है ना। इसीलिए लिखा हुआ है कि आपका जो कैरोटीनॉइड्स है वह क्या करता है, दे मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। वो तो रेड और ब्लू को ही करेगा, ये बाकी अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके सारा एनर्जी किसको पास करेगा, रिएक्शन सेंटर मतलब क्लोरोफिल ए को।
दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, देखो, दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन एंड दे ऑल्सो प्रोटेक्ट photosynthetic machinery by converting lethal nascent oxygen into unharmful molecular oxygen, thus called filled pigments. अब देखो क्या बोल रहा है, तो आपका क्लोरोफिल ए है ना, वह बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, किससे? किससे? लाइट से। मतलब डायरेक्ट लाइट अगर फोटो क्लोरोफिल ए पे गिरेगा ना, तो उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो काम ही करने लायक नहीं बचेगा, क्योंकि वो तो ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये क्या करता है, जो क्लोरोफिल ए है ये सेंटर में है, इसको चारों तरफ से क्या करता है, जल्दी बताओ, घेर के रखता है, और जो लाइट आता है उसको डायरेक्टली किस पे नहीं पड़ने देता है, जल्दी बताओ, क्लोरोफिल ए पे। तो दूसरा काम क्या हो गया इसका, कैरोटीनॉइड्स का, दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। दूसरा, जो ऑक्सीजन आपका आ रहा है ऊपर से ओ फॉर्म में, नेसेंट ऑक्सीजन मतलब होता है किस फॉर्म में ऑक्सीजन, जल्दी बताओ, ओ के फॉर्म में, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है इस फॉर्म में ऑक्सीजन आए तो अगर इस फॉर्म में ऑक्सीजन अगर जो भी फोटोसिंथेसिस करवा रहा है उस मशीनरी में टच कर जाए तो मशीनरी बेकार हो जाएगा। तो ये फोटोसिंथेसिस की मशीनरी को बचाता है, कैसे? ये जो भी आपका नेसेंट ऑक्सीजन आ रहा है इसको किस में कन्वर्ट करते जाता है, इसमें, जल्दी बताओ, बोलो, O2 में, है ना, नेसेंट ऑक्सीजन मतलब O, है ना, तो O को ये O2 में कन्वर्ट करते जाता है, जिससे पूरे फोटोसिंथेसिस मशीनरी को ये बचा लेता है। और देखो तो ये क्लोरोफिल ए को भी बचा रहा है और बाकी फोटोसिंथेसिस मशीनरी को भी बचा रहा है, तो इसको बोल सकते हैं क्या, शील्ड पिगमेंट। शील्ड मतलब रक्षा करना, बोल सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताओ। तो एनसीईआरटी में आपको आपको यही मेन दिया हुआ है ना, कि ये एक्सेसरी पिगमेंट है और फोटोसिंथेटिक के रेट को बढ़ा देता है, और दूसरा लिया हुआ है इसमें कि ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है, इसलिए इसको हम शील्ड एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है? चलो, ये रिएक्शन देखने की जरूरत हमें नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। आगे देखो, बीटा कैरोटीन, ये भी किसका पार्ट है आपका, कैरोटीनॉइड्स का ही पार्ट है, अभी पढ़ा ना, कैरोटीन का एग्जांपल है बीटा कैरोटीन, है कि नहीं, बोलो। बीटा कैरोटीन एक्ट्स एज अ प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए, मतलब विटामिन ए बनाने के लिए इसका यूज होता है, किसका, बीटा कैरोटीन का। देखो ना, यहाँ बीटा कैरोटीन है, इसका जब हाइड्रोलिसिस कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, तो इसी से क्या बन गया आपका, विटामिन। क्लियर है? बोलो। अगला, दे हेल्प इन एंटोमोफिली एंड यूकोरी। एंटोमोफिली क्या होता है, पढ़ा है कभी एंटोमोफिली? कौन बताएगा? कोई भी एक। एंटेमोफोली होता है मतलब पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। क्या होता है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, लिख लो। एंटेमोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। तो आपका एक कैरोटीन क्या करता है ना, यह आपको पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है ना, टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। यूकॉरी क्या होता है, सीड डिस्पर्सल विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। यूकॉरी क्या होता है, जल्दी बताओ। सीड डिस्पर्सल विद द हेल्प ऑफ एनिमल। आपके सीड को अगर एनिमल जाके यहाँ से उठा के वहां डाल दो तो इसको क्या बोलते हैं अपन, जल्दी बताओ, यूकॉरी। क्लियर है? बोलो। हाँ, तो इसमें भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो इस तरह से आपने कैरोटीन के, कैरोटीनॉइड्स के काम को देख लिया। कैरोटीनॉइड कलर देख लिया आपने, ये इनसॉल्युबल होता है, मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट होता है। उसके बाद आपने देखना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स, दो ग्रुप में बांटा हमने, कैरोटीन्स एंड जैंथोफिल, है ना। कैरोटीन्स को भी तीन पार्ट में बांट दिया हमने, अल्फा, बीटा एंड क्या, गामा। अल्फा जो बीटा कैरोटीन है आपका, बीटा कैरोटीन मोस्ट अबंडेंट कैरोटीन है, प्लांट में जो मिलता है, प्लस आप जानते हो वो विटामिन बनाने में भी हेल्प करता है, कौन, बीटा कैरोटीन। ठीक है, अगला जो पिगमेंट है आपका कौन सा, आपका फाइकोबिलिन्स। कौन सा है, फाइकोबिलिन्स। यही तीन हमें पढ़ना था, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन। दे आर हॉट वाटर सोल्यूबल। अभी तक जो दो आपने पढ़ा वो इनसोल्यूबल था वाटर में, ये पहला ऐसा पिगमेंट आया तो वाटर सोल्यूबल है, लेकिन कैसे पानी में, हॉट वाटर सोल्यूबल है। ओपन टेट्रा पायरोल पिगमेंट, इसमें भी 4 पायरोल के रिंग होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं दे आर हॉट वाटर सोल्यूबल ओपन टेट्रा पायरोल पिगमेंट।
विच आर एसोसिएटेड विथ प्रोटीन। और यह ऐसा पिगमेंट है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है जल्दी बताओ, प्रोटीन। दे लैक मैग्नीशियम एंड फाइटोल टेल, है ना। तो सबका आप देखते जा रहे हो क्या हो रहा है, उसमें था आपका फाइटोल टेल था और फायरिन हेड था क्लोरोफिल में। जब कैरिटोनॉइड्स में आपने आया तो उसमें फाइटोल टेल नहीं था। अब जब इसमें आए तो इसमें मैग्नीशियम भी नहीं है और दूसरा क्या नहीं है, इसमें फाइटोल टेल भी नहीं। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है। क्लोरोफिल में और फायरिन हेड भी था, फाइटोल टेल भी था, मैग्नीशियम भी था, सब था। जब कैरिटोनॉइड में आया तो उसमें फाइटोल टेल नहीं था। जब फाइकोबिलिन्स में आया इसमें मैग्नीशियम भी नहीं है, दूसरा क्या नहीं है, इसमें फाइटोल टेल नहीं। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे ये सब पिगमेंट याद रखोगे। फाइकोसाइनिन, साइनिन जैसे ही आ गया तो ये ब्लू कलर का होगा। फाइको एरिथ्रिन, एरिथ्रिन जैसे ही आ गया किस कलर का होगा, रेड कलर का होगा। एलोफाइकोसाइनिन, यह कैसा कलर का होगा, लाइट ब्लू कलर का हो गया। ये टाइप्स हो गया फाइकोबिलिन का, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, एलोफाइकोसाइनिन। ठीक है, दे अकर एक्सक्लूसिवली इन ब्लू ग्रीन एल्गी। आपको फाइकोबिलिन कहाँ मिलेगा, आपको ब्लू ग्रीन एल्गी में एंड रेड एल्गी में। रेड एल्गी में कौन सा मिलता है, फाइकोएरिथ्रिन, है ना, एज एन एक्सेसरी पिगमेंट। ठीक है, इस तरह से आपका खत्म हुआ ये स्पेशल पॉइंट। देख लेते हैं, उसके बाद आज का टॉपिक खत्म करेंगे। एटियोलेशन क्या होता है, देखियो, या लोइंग ऑफ लीव्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लाइट। एक लीफ को अगर लाइट ना मिले प्रॉपर, अगर लाइट के कमी के कारण वह येलो हो जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, जल्दी बताओ, एटियोलेशन। क्लियर है। दूसरा है फाइटोक्रोम, यह भी पढ़ोगे आप लास्ट चैप्टर में, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इट इज अ प्रोटीनेशियस, क्रोमो प्रोटीन है, ये भी एक पिगमेंट है आपका, है ना। क्रोमो मतलब कलर देने वाला प्रोटीन है, ये ऐसा प्रोटीन है जो कलर प्रोड्यूस करता है। देखो, इट इज अ प्रोटीनेशियस पिगमेंट इन एंजियोस्पर्म, किसमें मिलता है, एंजियोस्पर्म में, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग। और यह ऐसा पिगमेंट है, ऐसा प्रोटीन है जो सीड जर्मिनेशन और फ्लावरिंग में हेल्प करता है, जो आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5, मतलब प्लांट फिजियो का, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर में, इसके बारे में पूरे डिटेल में, फाइटोक्रोम के बारे में। ठीक है, कल अपन शुरू करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मतलब किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कैसे आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिसाइड होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, तो कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में। और तीसरा हमने पढ़ा कि डिफरेंट पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसमें हमने देखा कि हम अगर लीफ पिगमेंट्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस करना होगा हमें, पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी करोगे तो जो आपको डायग्राम निकल के आएगा पिगमेंट्स का, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राम। और लीफ कलर किसी एक पिगमेंट के कारण नहीं है, कितने पिगमेंट के कारण है, 4 पिगमेंट के कारण है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, xanthophyll एंड कैरोटीनॉइड। क्लियर है। उसके बाद हमने डिफरेंट पिगमेंट के बारे में पढ़ना शुरू किया, जिसमें सबसे पहला किसकी स्टडी करी हमने, क्लोरोफिल की। ठीक है, क्लोरोफिल किस कलर का होता है वह आपने देख लिया। उसके बाद उसके आपका स्ट्रक्चर देखा, उसमें मैग्नीशियम सेंटर में होता है। क्लोरोफिल ए जो है, या कोई भी क्लोरोफिल 2 पार्ट में बटा हुआ है, पोरफायरिन हेड और दूसरा क्या आपका, फाइटोल टेल। ठीक है, अब पोरफायरिन हेड की बात करें तो पोरफायरिन हेड में क्या मिला, मैग्नीशियम इन द सेंटर, और चारों तरफ से क्या है, 4 रिंग। उस 4 रिंग को क्या बोलते हैं, पायरोल रिंग। ठीक है, रिंग नंबर 3 से एक और रिंग आके जुड़ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लो पेंटानोन रिंग। ठीक है, मैग्नीशियम डायरेक्ट सारे रिंग के किसके कांटेक्ट में होता है, नाइट्रोजन के, इसके, नाइट्रोजन के। ठीक है, उसके बाद हमने देखा रिंग नंबर 2 के कार्बन नंबर 3 पे अटैच होता है अल्काइल ग्रुप। अगर वह अल्काइल ग्रुप अगर मिथाइल है तो क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है, और एल्डिहाइड है तो क्लोरोफिल। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि रिंग नंबर 4 के कार्बन नंबर 7 से 20 कार्बन का एक लंबा सा चेन जुड़ा हुआ है, उसी को अपन बोलते हैं फाइटोल टेल। क्लियर है, यही से पढ़ा हमने। उसके बाद क्लोरोफिल यूनिवर्सल पिगमेंट है, हर प्लांट में मिलता है एक्सेप्ट यूबैक्टीरिया। क्लोरोफिल आपका मैक्सिमम किस लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, ब्लू एंड रेड लाइट को। और आपका दूसरा क्या पढ़ा, इट इज द मेन पिगमेंट। उसके बाद हमने क्लोरोफिल बी के बारे में पढ़ा, येलो ग्रीन पिगमेंट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। और क्लोरोफिल ए से इसका डिफरेंस क्या है कि क्लोरोफिल ए में CH3 होता है, इसमें क्या होता है आपका CH वो होता है।
उसके बाद क्लोरोफिल सी देखा हमने, जिसमें फाइटोल्टेल नहीं होता है, क्लोरोफिल डी ई, उसके बाद कैरोटीनॉइड्स, और कैरोटीनॉइड के बाद हमने क्या देखा, फाइको आने खत्म। इतना ही देखा हमने, बताओ। तो इस चैप्टर का नोट्स बन रहा है आप लोगों का? मंडे को आना है तो नोट्स लेके आना है आपको। यहाँ तक हो गया वो सब नोट्स, उसके आगे तक का भी है ना। दूसरी बात, जैसे जैसे चैप्टर चले ना, उसको रिवाइज भी साथ में करते रहो, ठीक है। तो चैप्टर का रिवीजन भी करके आपको आना है, तो पढ़ते रहो। अभी तक बहुत आसान है, ठीक है, और आगे भी इंटरेस्टिंग ही है। चलो लेक्चर को एंड करते हैं। बाय बाय। बाय।